मैजिकल इलेक्ट्रिक कार। भागलपुर नाम के गांव में पुरोहित नाम का एक आदमी किसी वजह से परेशान हो जाता है और वह आत्महत्या करने की सोचता है। वो रात को घर से निकलता है और रास्ते से जाता रहता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में कुछ चमकती हुई तेज रोशनी दिखती है, जिससे एक एलियन बाहर आया हुआ रहता है। वो एलियन जख्मी होता है। उसे देख पुरोहित उसके पास जाकर उसकी मदद करता है। वो एलियन उसे कहता है, इतने रात गए, तुम अकेले ऐसे कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही घूम रहा था। लेकिन ये बात उस एलियन को कुछ ठीक नहीं लगती, इसलिए वो पुरोहित का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसे कुछ ही देर में पता लगता है कि वो आत्महत्या करने जा रहा है। ये जानने के बाद वो कहता है, अरे, तुम अपने आप से बहुत नाराज हो और अपने परिवार के लिए और आत्महत्या करने जा रहे हो। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यह सुनकर पुरोहित आश्चर्यचकित होता है और सोचता है कि उसके मन की बात उस एलियन ने कैसे जान ली। ये सोचकर उस एलियन को वो सारी बात बताने लगता है। दरअसल गांव में पुरोहित का एक गैराज रहता है। वहां पर वो कार को रिपेयर करता और कुछ पुरानी कारें खरीद कर उसे अच्छे से ठीक करके बेचने का काम वो करता था। इस तरह रोज पुरोहित उसके गैरेज में जो कोई कार खरीदने आता, उनकी जरूरत के मुताबिक कार बेचकर आए हुए पैसों से वो घर चलाता था। रोज रात को काम करके वो घर जाता और थोड़ी देर अपनी बीवी बच्ची के साथ बात करके सो जाता था। इस तरह उसकी जिंदगी खुशी खुशी से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक जब पुरोहित अपने गैराज में काम कर रहा था, गांव के आसमान में बिजलियां कड़कने लगी थी और जमीन पर गिरने लगी थी। ये देखकर पुरोहित सोचता है, अरे बाप रे, ये आज आसमान में क्या हो रहा है? ऐसी गिरती हुई बिजली में मैं घर नहीं जा सकता। ऐसा सोचकर वो उस रात गैराज में ही सो जाता है। लेकिन अचानक थोड़ी देर में ही सब शांत हो जाता है और कोई बड़ी सी बिजली आकर उसके गैराज पर गिरती है। गैराज का सारा सामान जलकर राख हो जाता है। बिजली का तेज झटका पुरोहित को भी लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन सब शांत होने के बाद कुछ लोग उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। वहां कुछ दिन बिताने के बाद उसे पता चल जाता है कि सब कुछ खत्म हो गया था और उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उस दिन से वो अपने परिवार को संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए वो आज हिम्मत करके आत्महत्या करने जा रहा था कि उसे वो एलियन मिल गया। ये सुनकर वो एलियन कहता है, तो उस दिन वो बिजली तुम्हारे शोरूम पर गिर गई थी? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे, उस दिन मेरे ग्रह के प्राणी को पकड़ने के लिए मैं धरती के आसमान में उससे लड़ रहा था और हम एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। लेकिन मैंने जब तेज बिजली से उस पर हमला किया तो वो गलती से तुम्हारे गराज पर आ गिरी और तुम्हारा इतना नुकसान हो गया। मुझे माफ करो दोस्त। मैं तुम्हें कुछ देता हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करो और अपनी जिंदगी फिर से पहले की जैसे अच्छी करो। तुम क्या करने वाले हो? मुझे जरा ठीक से बताओ। ये लो, ये एक मैजिकल इलेक्ट्रिकल कार है जो मेरे ग्रह के बिजली से चलती है, जिसमें असीम शक्ति है। तुम्हें इस मैजिकल इलेक्ट्रिक कार में किसी भी तरह का ईंधन भरने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा कहकर वो एलियन अपने उड़न तश्तरे में बैठकर चला जाता है। इधर पुरोहित उस मैजिकल इलेक्ट्रिक कार में बैठ जाता है और जैसे ही वो घर चलो ऐसा कहता है, वो कार शुरू होकर पुरोहित को उसके घर पहुंचा देती है। अगले दिन सुबह पुरोहित की पत्नी और बेटी उस मैजिकल इलेक्ट्रिक कार को देखती है और पूछती है, अरे सुनो जी, सारी कार तो जल गई थी, फिर ये कहाँ से बच गई? पुरोहित अपनी पत्नी और बेटी को आकाश में देखने कहता है। जैसे ही वो देखते हैं, एक चांदनी से रोशनी चमकती है और पुरोहित कहता है, ये मैजिकल इलेक्ट्रिक कार मुझे उसने दी है। ये सुनकर उसकी बीवी चौंक जाती है, लेकिन पुरोहित उसे सारी बातें बता देता है और उस कार की टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारी कार्स वो बनवाता है और उन कारों में उसकी मैजिकल इलेक्ट्रिक कार बिजली डालकर चार्ज करती है। इस तरह से वो उन कारों को अपने गैराज में फिर से बेचने लगता है। उसकी बनाई कार में ईंधन की जरूरत ना होने की बात हर तरफ फैल जाती है, जिस वजह से उसकी कार्स खरीदने के लिए लोग भीड़ करने लगते हैं और उस दिन से वो अपनी मैजिकल इलेक्ट्रिक कार को बेचकर पैसा कमाकर अपना जीवन फिर से गुजर बसर करता है। मिठाई के चोर।
एक गांव में भीमाराव नाम का मिठाई व्यापारी रहता था। वो गांव में दुकान चलाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हर दिन सुबह ही वो दुकान पर आ जाता। व्यापार भी अच्छा ही चल रहा था। भीमाराव अपनी दुकान पर आता है, तभी वहां पर एक बब्बू नाम का व्यक्ति भी आता है। इतने में 3-4 लोग दुकान पर आ रहे होते हैं और बब्बू भी उनमें मिल जाता है। हाँ भाई, क्या चाहिए आपको? 1 किलो मिठाई का कितना होगा? 1 किलो मिठाई के 200 रुपए। इतना दाम? ठीक है, दीजिए। कहकर मिठाई लेता है, लेकिन इतने में बब्बू धीरे से थैली में मिठाई डाल लेता है। उसके बाद कहता है, क्या बाबू, 1 किलो मिठाई कितने का? क्या पूछ रहे हो भाई? अभी अभी तो मैंने बताया ना कि 200 रुपए किलो। आपको कोई अलग से रेट थोड़ी ना लगाएंगे। ओहो, ऐसा क्या? मुझे एक आधा किलो मिठाई दो। ठीक है, ये लो पैसे दो। उसके बाद बब्बू वहां से चला जाता है। भीमाराव सभी को मिठाई देने में व्यस्त होता है। तभी बब्बू धीरे से मिठाई उठाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसके ऊपर भीमाराव को शक हो जाता है। वो कभी आधा किलो तो कभी पाव मिठाई ही खरीदता है, लेकिन जब भीमाराव शाम को हिसाब करता है तो हिसाब में मिठाई कम निकलती है। अरे ये क्या, मैं जितनी मिठाई हर रोज बेचता हूँ उतने में कम पैसे क्यों आ रहे हैं? इतने में बब्बू, जो थोड़ी दूर ही दुकान के सामने खड़ा होता है, वहां खड़े हुए वो सोचता है, अरे मिठाई देखने से तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन अगर कोई और खरीदने नहीं आया तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। जब तक 3-4 ग्राहक आकर वहां पर भीड़ जमा ना करें, तब तक चोरी करना बहुत मुश्किल है। अभी कोई और आ जाए तो मैं चोरी करूं। इतने में दुकान पर 3-4 ग्राहक आते हैं। उसके बाद बब्बू भी अपनी थैली लेकर आ जाता है। तब भीमराव कहता है, हाँ भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मिठाई कितनी चाहिए? मैं तो कुछ देख रहा हूँ, मुझे मिठाई नहीं चाहिए। तुम हर रोज मेरी दुकान के सामने आकर खड़े हो जाते हो, कभी अकेले दुकान पर नहीं आते हो। जब सब आ जाते हैं तभी आते हो, ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं है। ऐसा कहते हुए बब्बू वहां से चला जाता है। भीमराव अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही रहा है, इसकी जांच करनी पड़ेगी। इतने में भीमाराव की दुकान पर एक पुलिस वाला आता है। क्या भीमाराव, आपको कितनी बार कहा है कि दुकान में एक सीसीटीवी कैमरा लगवाइए? एक सीसीटीवी कैमरा 100 पुलिस वालों के बराबर होता है। सीसीटीवी कैमरे से सभी प्रकार की चोरियां पकड़ में आ जाती हैं और चोर आसानी से पकड़े जाते हैं। ठीक है सर, मैं कल ही किसी तरह से कैमरा अरेंज करता हूँ। बस इस बार मुझ पर विश्वास कीजिए सर। ये तुम्हें आखिरी चेतावनी है, अगली बार मैं दुकान को सील करवा दूंगा। जी सर, इस बार माफ कर दीजिए, मैं जल्दी ही लगवा लूंगा। उसके बाद पुलिस वाला वहां से चला जाता है। अगले दिन भीमाराव अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवा लेता है। सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया है, अब देखता हूं वो बब्बू कैसे मेरी मिठाइयां चुराता है। अगले दिन बब्बू हमेशा की तरह दुकान के सामने खड़ा होता है। जैसे ही 3-4 ग्राहक दुकान में आते हैं, वो सीधा उनके साथ मिलकर दुकान में आ जाता है। वो अपनी थैली निकालता है और चोरी करने का बहाना ढूंढने लगता है। तभी उसे भीमाराव कहता है, क्या बाबू, आज भी मिठाई खरीदने के लिए आए हो या देखने के लिए ही आए हो? मिठाई खाने के लिए खरीदने की क्या जरूरत है? यहाँ आकर सूंघने से ही पेट भर जाता है, तो आकर सूंघ लेता हूँ। अभी बातें मत करो, बोलो मिठाई चाहिए या नहीं? नहीं, आज मुझे मिठाई नहीं चाहिए। कहता हुआ भीमाराव थोड़ा हटकर एक तरफ जाकर पुलिस को फोन करता है। सर जल्दी आ जाइए, यहाँ एक चोर है। तुरंत वहां पुलिस आ जाती है। क्या भीमाराव, कहाँ है वो चोर? ये लो साहब, यही चोर है। हर दिन मेरी दुकान में आता है और मिठाइयाँ चोरी करके ले जाता है। यही चोर है, ये तुझे कैसे पता? मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, एक बार आप आइए, सीसीटीवी कैमरे में खुद देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तब बब्बू अपने मन में कहता है,
ओहो, इस मिठाई के चक्कर में तो अब मेरी पिटाई होने वाली है। उसके बाद पुलिस बब्बू को अरेस्ट कर लेती है। भीमाराव, देखा सीसीटीवी कैमरे का कितना फायदा है। हाँ सर, अब मैं बाकी दुकान वालों को भी बोलूंगा कि सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाएं। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा ईमानदारी से ही अपने सारे काम करने चाहिए, क्योंकि चोर हमेशा पकड़ा ही जाता है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। गुड़गांव नाम के एक गांव में नारायण नाम का एक आदमी रहता था। वो रोज जंगल में जाके लकड़ियां काटता था और उसे बाजार में बेचता था। उससे मिलने वाले पैसे से वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। ऐसे ही एक दिन नारायण जंगल में जाता है और एक पेड़ को काटने लगता है। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो कुल्हाड़ी टूट गई। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मेरी कुल्हाड़ी वापस जोड़ दो भगवान। रोते हुए वो इस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी कुल्हाड़ी हवा में है और धीरे धीरे जुड़ रही है। नारायण ये सब देखता ही रहता है और कुल्हाड़ी उसके सामने जुड़ जाती है। लेकिन ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है और कहता है, कौन है? क्या कोई भूत है क्या? अरे बाप रे, भूत भूत भूत! देखते ही देखते नारायण बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और उसे एक आवाज आती है, उठो बालक, इतना डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। कौन है? कौन बोला? कौन है यहाँ पे? नारायण उठकर पेड़ के आगे पीछे और आजू बाजू देखता है, लेकिन उसे कोई और नहीं दिखता। तो वो फिर नीचे बैठ जाता है। तभी नारायण को फिर से आवाज, डरो मत मित्र, तुम मेरे पास ही बैठे हो, मेरी छांव के नीचे। नारायण फिर से उठकर देखता है और बोलता है, अरे कौन है? ऐसे छुप छुप कर क्यों बात कर रहे हो? सामने क्यों नहीं आते? अरे मित्र, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। तुम अभी जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पेड़ भी भला बात कर सकता है क्या? मैं एक विशेष पेड़ हूं मित्र। भगवान ने मुझे जादुई वरदान दिया है, इसीलिए मैं बात कर सकता हूं। यह देखकर नारायण उस पेड़ के पास बैठ जाता है और बोलता है, हे जादुई वृक्ष, मैं गरीब आदमी हूं। रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता हूं और अपने परिवार का पेट पालता हूं। लेकिन आज मेरी ये कुल्हाड़ी टूट गई, लेकिन तुमने इसे जोड़ दिया। अब मैं लकड़ी काट सकता हूं। नहीं मित्र, मैंने तुम्हारी कुल्हाड़ी ठीक कर दी। अब मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम लकड़ी मत काटो। ये क्या कह रहे हो वृक्ष? अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? तुम नाराज मत हो मित्र, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी और शर्तें भी। जादुई वृक्ष, मैं आपकी प्रत्येक शर्त मानूंगा और हर बात भी। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो और जब भी मैं बोलूंगा तभी खोलना। ठीक है भगवान, ऐसा ही करूंगा। तुम्हारे पास लोहे की कुल्हाड़ी है, लेकिन मैं अब तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम कभी भी मुझे नहीं काटोगे। अगर गलती से तुमने मुझे काट दिया तो आज तुमने जो भी मांगा है सब गायब हो जाएगा। लेकिन हे वृक्ष, अगर मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो लकड़ियां बेचूंगा कैसे और पैसे कहां से कमाऊंगा? इसके लिए तुम्हें रोज मेरे पास आकर उस सोने की कुल्हाड़ी को यहां रखकर पूजा करनी पड़ेगी और तुम्हें जो चाहिए होगा उसे मांगना पड़ेगा और बस वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है वृक्ष मित्र, मैं आपको वचन देता हूं। उसके बाद नारायण रोज सोने की कुल्हाड़ी लेकर जंगल में उस जादुई पेड़ के पास आता और जो उसे चाहिए वो ले लेता। ऐसा करते करते नारायण कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा घर का सामान और जो भी चाहिए वो सब मांग लेता है। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन नारायण जंगल में अपने मित्र वृक्ष से मिलने आता है। तभी उसे कुछ लोगों की बात करने की आवाज आती है। नारायण उनके पास छुप जाता है और उनकी बातें सुनता है। नारायण बातें सुनकर वापस अपने वृक्ष मित्र के पास आता है और कहता है, अरे मित्र, वो लोग तो डाकू हैं, किसी बैंक से रुपए लूट कर आए हैं। बाप रे, ये तो अपराध है।
मैं एक काम करता हूँ मित्र, मैं पुलिस की गाड़ी की आवाज निकालता हूँ, तुम उन पर नजर रखना कि वो क्या करते हैं। नारायण एक झाड़ी में छुपकर उन पर नजर रखता है। तभी जादुई पेड़ पुलिस की गाड़ी की आवाज निकालता है। ये सुनकर सारे डाकू जल्दी से सारा रुपया उसी जादुई पेड़ में छुपाकर भाग जाते हैं। अरे वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया, सब डाकुओं को भगा दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अभी तो बहुत रात हुई, अभी तुम घर जाओ, कल सुबह आना तुम। दूसरे दिन सवेरे नारायण जादुई पेड़ के पास आता है। तभी वहां पर सारे डाकू फिर से आते हुए दिखते हैं। ये देखकर नारायण पेड़ पर चढ़ता है। वो डाकू अपना छुपाया हुआ रुपया ढूंढने लग जाते हैं। जादुई पेड़ अपनी टहनी से एक डाकू को जोरदार चाटा मारता है। वो डाकू दूसरे डाकू से पूछता है, अरे तूने मुझे चाटा क्यों मारा? कमाल है, मैंने तो नहीं मारा। जादुई पेड़ फिर अपनी टहनी से दूसरे डाकू को चाटा मारता है। अबे तू मुझे क्यों मार रहा है? अरे मैंने नहीं मारा यार। जादुई पेड़ फिर से अपनी टहनी से तीसरे डाकू पर एक गाल में चाटा मारता है। ये देखकर, अरे तुम दोनों मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं नहीं, हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। तो फिर यहाँ कोई भूत है जो मुझे चाटा मारेगा? ऐसा बोलते जादुई पेड़ हंसकर कहने लगता है, सही पहचाना, मैं भूत ही हूं और अब मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। ये देखकर कि एक पेड़ बात कर रहा है, तीनों डाकू भूत भूत कहकर वहां से भाग जाते हैं। और जादुई पेड़ नारायण से कहता है, मित्र, अब तुम ये सारा पैसा लेकर गांव के पुलिस स्टेशन में जाओ, जो हुआ सब बताओ। नारायण ठीक वैसा ही करता है और पुलिस भी नारायण को उचित इनाम देती है।